यहाँ इतने जितने लोग बैठे हैं इनमें से भी कुछ लोग रिटायर हो जाएंगे। मैं गलत कह रहा हूँ? मैं गलत कह रहा हूँ क्या? हमारा उद्देश्य है यहाँ के किसी भी आदमी के रिटायर होने से पहले उसको उसका हक मिल जाना चाहिए। उसको 2027 के चुनाव, 2029 के चुनाव, अंकुर जी ये एजेंडा सेट नहीं कर सकते। ना हम 2027 का इंतजार कर सकते हैं, ना 2026 का इंतजार कर सकते हैं। 2026 में हमें कुछ और चाहिए, वहां पे पे कमीशन चाहिए, और 2025 में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली चाहिए। तो 24 फरवरी 2025 को जब हम बैठे तो हमने केवल एक उनको एजेंडा समझाया कि जिस तरह से एनपीएस में ही अगर किसी कर्मचारी की डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस कर्मचारी के परिवार को या उस कर्मचारी को पुरानी पेंशन और कर्मचारी वाला पूरा हिस्सा ब्याज सहित उसको दे दिया जाता है। ये विकल्प है तो यही विकल्प हमें एक बार रिटायरमेंट पे और दे दो, एनपीएस अपने आप पुरानी पेंशन बदल दे। बताइए कोई दिक्कत है इसको समझने में किसी को? और इस प्रस्ताव को डीओपीटी कार्मिक मंत्रालय ने बाकायदा फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा है अप्रूवल के लिए। हमारी कोशिश ये है कि हम किसी भी तरह से इसको वहां से अप्रूव करवाएं। ये ताकत हमें आपसे चाहिए। जब आपकी ताकत वहां दिखेगी जंतर मंतर पर या रामलीला मैदान में, जब ये दिखेगा कि ये किसी पार्टी के नहीं केवल सरकारी कर्मचारी हैं और केवल इस डिमांड के लिए आए हैं, तो डेफिनेटली चाहे मोदी जी प्रधानमंत्री हो और चाहे कोई दूसरे प्रधानमंत्री हो, उनको आवाज को सुनना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने आज इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन बनाया और आज यहाँ पर आप लोगों के बीच में है। इस चर्चा को करने के लिए ये जर्नी जरूरी थी कि कैसे बना, क्या हासिल किया। इस बीच में आपको बता दूं कि जो हमारी जो स्ट्रेटजी रही वो विपक्ष की कभी रही नहीं। मैं आज भी चिल्ला के कहता हूं हमारे पास यहाँ मंच पर हर पार्टी के लोग मौजूद है, जो अंदर से अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, लेकिन हमारा एजेंडा साफ रहा। मैं सिक्किम गया तो सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमाम जी से 2021 में मिला। आप गूगल करिए मनजीत सिंह पटेल जी सिक्किम मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमाम बोले साहब, उनसे मिला। हमने 2 महीने में वहां कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करवाया और भारत सरकार पर दबाव बनाया सिक्किम की तरफ से। हम नागालैंड गए, नागालैंड के लेबर मिनिस्टर साहब से मिले। लेबर मिनिस्टर साहब से मिलकर के हमने इस मुद्दे को वहां की विधानसभा में उठवाया और नागालैंड की सरकार ने हमसे कहा कि भारत सरकार ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रखी है, वो इस पर विचार कर रही है। चूंकि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट सेंट्रल फंडेड स्टेट होते हैं, उनके पास रेवेन्यू जनरेट करने का कोई ज्यादा विशेष साधन नहीं होता, तो वो लोग तमाम मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आश्रित होते हैं। वो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई एक्शन होगा तो हम आपके इस मुद्दे में आपके साथ हैं। हम मिजोरम पहुंचे, मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल धोमा साहब, गूगल करिएगा, वो इंदिरा गांधी जी के चीफ सिक्योरिटी अफसर रहे। मेरे ख्याल से वो 83 बैच के आईपीएस अफसर थे लाल धोमा साहब। उनके साथ बैठक में हम शामिल हुए। उन्होंने कहा पटेल जी, वी आर विद दिस कैंपेन रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि हमारा राज्य छोटा राज्य है, फंड नहीं है, सेंटर पर डिपेंड होते हैं, जो भी सरकारें आती है उनके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो ये बेहतर है कि कमेटी का गठन किया गया है, कमेटी से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आए तो उसके बिहाफ पर हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। लाल धोमा साहब से मिले, फिर हम मेघालय गए। मेघालय में उस समय वो मुख्यमंत्री थे कोनराड संगमा साहब, पी संगमा साहब के बेटे, अब तो मुख्यमंत्री वहां बदल गए। मैं जिस दिन गया उस दिन आखिरी दिन था उस सरकार का, उसी दिन आचार संहिता लग रही थी वहां मेघालय की जो शिलांग है, अपर शिलांग में, अपर शिलांग, उनके साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा लास्ट डे था ये, अब चूंकि आचार संहिता आज से लग रही है, वो मुद्दा वहां पर नहीं उठ पाया, लेकिन नई सरकार में वहां कमेटी का गठन किया गया। मैं असम गया, गुवाहाटी में आप जानते हैं विश्व शर्मा जी मुख्यमंत्री है, उनके प्रतिनिधियों से मिलकर के हमने वहां भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कराई।
लेकिन 4-5 राज्यों में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करवाना, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल साहब से, ये तब की बातें मैं बता रहा हूं जब आपके उत्तर प्रदेश में बहुत तेज आंदोलन भी नहीं था। तब की बातें मैं बता रहा हूं, वहां की। नॉर्थ ईस्ट में मैं लेकर गया 2-3-4 साल में सारे विजिट किए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसा आपको दिखाया जाता है वैसा आप देखते हैं। आप तक सच जाएगा या नहीं जाएगा वो दिखाने वाले पर तय करता है। जैसे आजकल की मीडिया भी कर रही है, हम लोग बोलते हैं ना कई बार उसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो बस मैं ये कहना चाहता हूं कि वो भी देखने की कोशिश करिए जो आपको देखने से रोका गया, जो जिसे आप तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। और बहुत सारे लोग आज भी चाहते हैं कि 2027 तक चले, 29 तक चले, 32 तक चले, 34 तक चले, है ना, तब होगी बहाल। मैं फिर कहता हूं कि उसी आम आदमी पार्टी की सरकार ने आज से 3 साल पहले पंजाब सरकार में, समझिएगा, पंजाब सरकार ने अक्टूबर 2021 में या 22 में नोटिफिकेशन निकाला पुरानी पेंशन बहाली का, लेकिन पुरानी पेंशन आज तक बहाल नहीं हो रही है। अभी लोगों ने उस पर पिटीशन डाली, वहां के हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया। उन्होंने कहा जो आपने नोटिफिकेशन निकाला था उस नोटिफिकेशन पर एक्शन लीजिए, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, लेकिन जब भी लीजिए तो वहां के चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि हम इसको रिव्यू कर रहे हैं, रिव्यू करने के बाद हमारी जो सरकार फैसला लेगी उसको हम 2 हफ्ते में इम्प्लीमेंट कराएंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि भैया तमिलनाडु में कोई बीजेपी की सरकार नहीं है, केरल में भी बीजेपी की सरकार नहीं है, और मुझे लग रहा शायद और भी राज्यों में होगी, तमाम राज्यों में। तो ये बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा और पता नहीं, ये वो मुद्दा नहीं है। ये सीधा मुद्दा है कर्मचारियों को ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी देने का। अब बात मैं करूंगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। यूनिफाइड पेंशन स्कीम मैं मानता हूं, मैं इस खुले मंच से कहता हूं कि उस स्कीम के आने से ओल्ड पेंशन स्कीम के दरवाजे तक हम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। आप पूछेंगे कैसे, मैं बताता हूं आपको कैसे। एनपीएस में कॉर्पस बेस्ड पेंशन थी। रिटायरमेंट पे देखा जाता था कि एनपीएस में फंड कितना हुआ। मान लीजिए 1 लाख फंड हुआ टोटल, 1 लाख में से आप 60,000 निकाल सकते हो, क्योंकि 60% निकाल सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो पूरा 1 लाख छोड़ दो, या आपके ऊपर है। और 40% की आपको पेंशन खरीदनी ही खरीदनी है, तो 40% की पेंशन जो भी बनती थी वो आपको मिलती। वो 1,000 भी हो सकती है और 1 लाख भी हो सकती है। ना वहां कोई मिनिमम का रूल है, ना वहां कोई मैक्सिमम का रूल है। जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम में अगर पेंशन के लिए क्वालिफाई है तो 9,000 प्लस डीए से पेंशन कम नहीं हो सकती। जब कम का रूल है तो मैक्सिमम का भी रूल है। 1,25,000 बेसिक से ऊपर किसी की पेंशन नहीं हो सकती। वो कम लोग जानते होंगे, क्यों सरल साहब? कम सब लोग जानते, ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि ज्यादा जानना नहीं चाहते क्योंकि दिमाग में हुबहू भर दिया गया। भैया ज्यादा बताने वाला नहीं है, बताएगा तो स्कीम नहीं पता चल जाएगी सबको। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में जैसे मिनिमम की गारंटी है वैसे ही मैक्सिमम की लिमिट है। आप 1,25,000 से ज्यादा पेंशन नहीं ले सकते, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी की हाईएस्ट पोस्ट होती है, उसका वेतन 2.5 लाख के बाद ऊपर बढ़ना बंद हो जाता है, समझे। फिर डीए नहीं मिलता उसको, दूसरी चीजें मिलती है, बाकी चीजें नहीं। कुछ भत्ते उसको अलग से दिए जाते हैं, वो दूसरी चीजों के लिए होते हैं। तो उसका जो आधा बेसिक इससे ऊपर अगर चली जाएगी तो आप उसको एक्सीड कर जाओगे। लेकिन एनपीएस में ना मिनिमम का रूल है और ना ही मैक्सिमम का। मान लो किसी ने 40 साल नौकरी की, कोई 2004 में आईएएस बना था, सपोज कल्पना कीजिए जो आदमी 2004 को आईएएस सेलेक्ट हुआ था वो 2034 में रिटायर हो जाएगा 30 साल के बाद। 30 साल बाद जब वो रिटायर होगा तो उसकी एनपीएस से जो पेंशन बनेगी वो कम से कम 4-5 लाख रुपए बनेगी। तो अगर वो ओपीएस में होता तो उसको मैक्सिमम पेंशन की लिमिट में रहना पड़ता। तो ब्यूरोक्रेट आप जान लीजिए एनपीएस को कभी स्क्रैप होने देना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी लंबी नौकरी है, लेकिन हमारे लोगों को उससे नुकसान है। तो हम उनके रास्ते में अड़चन नहीं कर रहे हैं,
हम तो ये कह रहे हैं आपको एनपीएस अच्छी लगती है, आप अपने लिए एनपीएस चलाते रहो और हमारे कर्मचारी को वही ऑप्शन दे दो जो हमने कहा 30 मार्च 2021 वाला। रिटायर होगा उसमें ओपीएस ले लेगा, अपना घर चला जाएगा। तो अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम कैसे अलग हो गई? अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में उन्होंने कहा मिनिमम पेंशन की भी गारंटी है, जैसे ओपीएस में 9,000 था, यूपीएस में उन्होंने कहा 10,000 प्लस डीए। क्लियर? इससे कम किसी की पेंशन नहीं बनेगी। अब उन्होंने ये भी कहा कि हम आपको अश्योर्ड पे आउट भी देंगे, हालांकि उन्होंने पेंशन का जिक्र नहीं किया, पे आउट का है, उस पर भी मैं आऊंगा। उन्होंने कहा हम आपको 50% देंगे, अंतिम बेसिक का नहीं, लास्ट के 12 महीनों का जो एवरेज होगा उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उससे केवल 1,500 रुपए का फर्क पड़ सकता है, इससे ऊपर का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 12 महीने में एक बार आपको केवल इंक्रीमेंट मिला होगा उस टाइम पर, उस इंक्रीमेंट से मुश्किल 300-400-500 रुपए का डिफरेंस आएगा, इससे ऊपर का डिफरेंस कैलकुलेशन बेस पे नहीं आएगा। अगर आपने 25 साल की नौकरी की है तो 50% और 25 साल से नौकरी कम है तो 50% से उसी अनुपात में कम। अब यहां पर एक दिक्कत आ गई कि जिन राज्यों में 25 साल का नियम पहले से था, जैसे पंजाब, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे राजस्थान 28 साल था और गहलोत साहब 25 करके चले गए तो उन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब छत्तीसगढ़ वाले खुश हैं, आ जाइए भैया भैया। जिन राज्यों में 35 साल था, छत्तीसगढ़ वाले वो खुश है कि सरकार ने 25 साल कर दिया। 8 साल बच गए उनके, बचे या नहीं बचे? बताइए भाई, जोर से बोलिए, बचे क्या? अब उत्तर प्रदेश वाले कह रहे हैं हमारे यहाँ तो 20 साल था, आपको 5 साल और करना पड़ेगा, उनका नुकसान है। तो जो आदमी 20 साल में रिटायर हो जाएगा उसका तकरीबन 10% का नुकसान है। लेकिन कम से कम उस ट्रैक पे तो आए, 50% वाली गारंटी वाले ट्रैक पे तो आए, कम से कम उसके साथ डियरनेस अलाउंस या डीआर डियरनेस रिलीफ के ट्रैक पे आए। दूसरी बात उन्होंने कहा इसके एवज में हम जितना पैसा जो कंट्रीब्यूट होकर के जा रहा है ये सारा ले लेंगे, और ये सारा ले लेंगे और हम आपको लास्ट बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर आज मैं रिटायर हो रहा हूं यूपीएस में और मेरी बेसिक सैलरी है 1 लाख रुपए और डीए कितना है 50%, तो कितना हो गया 1.5 लाख। 1.5 लाख का 10% कितना हुआ? बोलो भाई, 15,000। तो उन्होंने कहा लास्ट बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस का 10% उसको हम गुणा करेंगे जितने साल आपने नौकरी की, यानी 15,000 को गुणा करेंगे कितने साल मेरी नौकरी हुई। मान लीजिए 25 साल की नौकरी आज हो गई तो 25 का दुगना 50 से गुणा करेंगे 15,000 को, कितना हुआ 7.5 लाख, ये वापस करेंगे। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो जो हमारा पर्पस था वहां पर, जो हमारा 10% के रूप में हर महीने गया था, ब्याज से जितना हुआ उसका 10% वो वापस करके दे रहे हैं, और हमारी डिमांड है 41% की। अब पूछिए 41% क्यों, 50 क्यों नहीं? आया मन में सवाल, आया या नहीं? जी आ रहा है, भाई हाथ लाके बताइए आ रहा है। देखिए आपका 10% कटता है, उनका 14% जाता है, तो 10 प्लस 14, अगर आप अनुपात देखेंगे तो आपका 10 अनुपात और उनका 14 का अनुपात, यानी आपका लगभग 40% और उनका 60%, तो पैसा कितना ही हो अनुपात तो सेम रहेगा। यानी अगर 1 लाख है तो 40,000 मेरा है और 60,000 सरकार का। हमें सरकार वाले पैसे पर कोई लालच नहीं है, अपना ले जाओ, हमको आखिरी वेतन का 50% प्लस डीआर दे दो। तो गवर्नमेंट कम से कम इस ट्रैक पे आई, इसलिए मैं मानता हूं कि जो 6 अप्रैल 2023 को कमेटी बनाई गई उस कमेटी के मायने एकदम बेकार नहीं है। उस कमेटी से हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम का रास्ता बना है, दरवाजा खुलना बाकी है। जिस दिन हमने 10% को 40% करा लिया, हमारी पुरानी पेंशन हूबहू बहाल। हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो एनपीएस वाला 30 मार्च 2021 के डेथ एंड डिसेबिलिटी वाले विकल्प को रिटायरमेंट पे दे दिया जाए, या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अंतिम जो पैसा हमें लमसम अमाउंट के रूप में दिया जा रहा है उसको 4 गुना कर दिया जाए।
और अगर पॉसिबल हो जाए तो 20 को 25 को 20 पे कंसीडर कर लिया जाए। हो गई ओल्ड पेंशन स्कीम पूरी बहाल की नहीं। हमारा ये तरीका है, हम नाम के पीछे नहीं भागते। नाम लखनऊ का तो लक्ष्मणपुर रख दो, चाहे लखनऊवती रख दो, रहेगा ये हजरतगंज वही का वही रहेगा। हाँ, इस सभागार का नाम क्या है, कुछ और करता, लेकिन इस सभागार की सीटें अगर 170 है तो उतनी रहेंगी। सर, यूपीएस में राशिकरण की व्यवस्था है जी, यूपीएस में राशिकरण क्या होता है पहले बताइए मुझे। यूपी भैया आपका मंच पे स्वागत है, सीधे एक बार आप मंच पे आ जाइए, कुर्सी भैया लगा दीजिए, किसी भैया से और प्रदीप सिंह सरल जिसे कहूंगा उनका माला पहना करके एक बार स्वागत कर दे प्लीज। तो अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर कभी एक विवाद चल रहा है कि हम भरे क्या, यूपीएस ले या ना ले, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, क्योंकि बार बार फिर ऐसा होगा नहीं कि हम एक ही चीज मुद्दे पर बार बार बात करें। एक बार बैठ जाइए प्लीज सभी लोग। तो अभी ये विवाद चल रहा है, हम यूपीएस ले या ना ले। देखिए एक बात साफ है कि गवर्नमेंट का एक स्टेप होता है। अब हमारा जो सबसे बड़ा कानून है, हमारा इन द सेंस भारत का जो सबसे बड़ा कानून है उसका नाम है भारत का संविधान। इससे बड़ा कोई कानून नहीं है। जोर से बजा दो तो सही कहा है, इससे बड़ा कोई कानून तो नहीं है। भारत का संविधान इससे बड़ा कोई कानून है ना। उस भारत के संविधान को भी 124 बार से ज्यादा बार बदला है। हर साल कोई ना कोई संशोधन होता है। संशोधन प्रकृति का नियम है, इससे आप बच नहीं सकते। आप चाहे कितने चिल्ला लो, जो आज नियम बनाए गए हैं वो कल नहीं रहेंगे, जो कल बनाए गए थे वो आज नहीं रहेंगे, और जो कल बनाए जाएंगे वो भी परसों बदलने पड़ेंगे। ये कुदरत का नियम है। कोई भी पॉलिसी, कोई भी नियम हमेशा एक जैसी सबके लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकती। समय के साथ उसमें बदलाव करना पड़ता है। तो जब हमारा इतना बड़ा संविधान, उसमें जरूरत के हिसाब से अगर बदलाव करने पड़े तो हमारी पेंशन पॉलिसी भी बदलेगी। ऐसा तो है नहीं कि ना बदले। क्यों साहब? बिल्कुल सही सही कह रहे, बदलती है चीजें। नौकरी में बहुत चीजें बदल रही हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ खत्म हो गया है, अब आउटसोर्स का जमाना आ गया है। पहले संविदा कर्मी रख लिए जाते थे, बहुत दिक्कतें हो रही। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अब जिनके साथ ये धर्म संकट है कि वो एनपीएस में रहे या यूपीएस में जाए, तो हमारा एक छोटा सा मानना है, अगर आप रिटायरमेंट के करीब बैठे हैं, आपका साल 1.5 साल में रिटायरमेंट अगर है, तो उनके लिए कुछ न कुछ फैसला लेना पड़ेगा। क्योंकि लड़ाई हम ये नहीं कह सकते, तो हम या क्या कोई भी ये नहीं कह सकता कि 2025 के अंत में हम हर हाल में ऐसा करा देंगे। आप बताओ, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? मुझे लोगों को ठगना नहीं है, मुझे लोगों को सेंटिमेंटल फूल नहीं बनाना है। हमें लोगों को सच बताना है, हमें लोगों के साथ न्याय कराना है। तो जिनका रिटायरमेंट है 2, 4, 6, 8 महीने में, उनके पास मजबूरी है, और सरकार एनपीएस से अगर यूपीएस के रास्ते में आई है तो संभव है बजाय एनपीएस में बदलाव करने के सरकार अगला बदलाव यूपीएस में करे। सही है? सहमत है? सहमत है। तो जिनकी अभी लंबी नौकरी है उनको तो मैं ये सुझाव देता हूं कि वो एज इट इज जहां है वहां बने रहें। लेकिन जिनका भी रिटायरमेंट है तो एटलीस्ट कुछ नहीं से बेहतर कुछ, बिकॉज समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। और जो लोग ये कहते हैं कि अगर एक बार यूपीएस में चले गए तो ओपीएस से भी हाथ धोगे, तो भैया अगर ओपीएस आ गया तो ना एनपीएस बचेगा ना यूपीएस बचेगा, और जब बचेगा नहीं तो हाथ कैसे धोगे? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चल रहा है कि अगर आपने यूपीएस ले लिया तो आप आगे भविष्य में ओपीएस से भी हाथ धोगे जी। मैं बिल्कुल ले लूंगा। बोलिए। ये तो जानना चाहते हैं जो किसी में नहीं है,
जो 2004-5 बैच के हैं विशिष्ट टीसी, हाँ ये अभी कहीं नहीं लग रहा है, कहाँ जाएंगे? नहीं, एक मैं आपको बताऊं, आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं नहीं है। अगर 2000 उत्तर प्रदेश में 2005 के बाद सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 को आया मेरे ख्याल से, तो उत्तर प्रदेश में नोटिफिकेशन के बाद आप हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन डिडक्ट हुआ है या नहीं हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। आप एनपीएस में हैं। अगर आप उससे पहले आए हैं, आपका भले ही एनपीएस डिडक्ट हो रहा है, टेक्निकली आप ओपीएस में हैं, आपको भले ही कोर्ट से लेना पड़े, लेकिन आप उसके लिए पात्र हैं, योग्य हैं। जी, हमारा नहीं एनपीएस कट रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने बोला ना, अगर आप 1 अप्रैल 2005 के बाद आए हैं तो आप एनपीएस में कटे या ना कटे छोड़ दीजिए। उसको निर्णय नहीं हो पाया। प्राथमिक में तो हो गया निर्णय, लेकिन अभी प्राथमिक तो जो मसले ज्यूरिसडिक्शन में है, अंडर कंसीडरेशन है या अंडर ज्यूरिसडिक्शन है, उन पर हमें कोई कुछ भी कहने से बेहतर है न्यायालय बोलेगा, कोर्ट बोलेगा, है ना, जुडिशरी बोलेगी, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो जो लोग रिटायरमेंट की कगार पे बैठे हैं, बिल्कुल एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, दे आर सजेस्टेड टू ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम, क्योंकि हमारा यही मानना है कि अगर ओपीएस बाहर होगी तो सबकी एक साथ हो जाएगी, फिर ना कोई एपीएस में बचेगा, ना सीपीएस में बचेगा, ना यूपीएस में बचेगा। लेकिन फिलहाल आपके लिए जो बेहतर है उसका हमें ऑप्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके घरों की समस्याएं ऐसा नहीं होगा कि हमारे कंधे पे हो। उनके बच्चों के फीस, उनकी दवाई का खर्चा, उनके घर के खर्चे उन्हें बियर करने हैं, है ना। तो हमारी तरफ से आज इतना था, इसके लिए हमने ऑल इंडिया इंटरेस्ट फेडरेशन को जी 8वां पे कमीशन की इजाजत कितना है? 8वें पे कमीशन की इजाजत उसमें कमेटी में भी आप थे, आप हैं चर्चा में, तो उसकी क्या राय? चलिए मैं उस पर तस्वीर थोड़ा सा बता दीजिए, मैं उस पर गेम का मजबूत होना बहुत जरूरी है आंदोलन के लिए। देखिए, मैं उस पर एकदम तस्वीर साफ कर दूं। मेरे पास हजारों मैसेज आते हैं, वो बोलते हैं कि 3.86 मांगोगे तो 2.86 मांगेगा, तो मैं बोलता हूं जब ऐसे ही मुंह फैलाना है तो 3.86 क्यों, 10.86 कहने में क्या हो रही है? सही बात है। अगर ऐसे मांगने से मिलेगा तो मैं हीरा मोती मांगूंगा, फिर भी मतलब जब भीगी मांगनी है, अगर क्या मांगने से मिल सकता है तो मैं कुछ बेहतर मांगूंगा ना, तो मैं 3.86 क्यों मांगूंगा? लेकिन ऐसा होता नहीं। आमतौर पे जो लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर आप 3.86 या 4.86 मांगोगे तो सरकार एक कम करके देगी, ऐसा नहीं होता। मैं आपको सिंपल मैथमेटिक्स बता देता हूं कि क्या होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या फिटमेंट फैक्टर। देखिए, फिटमेंट फैक्टर काम करता है हमेशा उन कर्मचारियों के लिए जो ऑलरेडी सर्विस में है और उन्हें कम से कम 10 साल हो चुका है। आप समझ लीजिए, क्योंकि जो लोग, सरकार ऐसा मानती है कि जो लोग पिछले 10 साल से नौकरी में है उनको हर 6 महीने पर डियरनेस अलाउंस दिया जाता है ना, 6 महीने पर। वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से उनकी जरूरत की चीजें महंगी हो जाती हैं, उस महंगाई को पूरा करने के लिए सरकार डियरनेस अलाउंस देती है। लेकिन जो इन्फ्लेशन और जो डीए दिया जाता है, इसके बीच में हमेशा एक गैप रहता है, उतना नहीं देती सरकार जितना कि हमें मिलना चाहिए। तो 10 साल में जो एक गैप बन जाता है, मान लीजिए 10% का, 15% का, 20% का, 25% का, जो भी गैप बनता है, और आगे जो 10 साल में गैप क्रिएट होगा उसको कैसे बैलेंस करेगी, इसके लिए सरकार पे कमीशन का गठन करती है, ठीक है। और आपकी बेसिक में डीए को मर्ज कर देती है ताकि आपका बेसिक रिवाइज हो जाए। तो ऐसे समझिए कि अभी अगर आपका 55% डीए है तो अभी 1 जनवरी 2026 तक ये 2-3% और बढ़ेगा। हम मिनिमम मान लेते हैं कि 2% यानी 57% तक डीए होगा, यानी 1.57 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आज की डेट में अभी मौजूद है। एक इंक्रीमेंट ऑलरेडी अगर मिलता, पे कमीशन नहीं आता, तो 1 जनवरी को आपको एक इंक्रीमेंट और मिल जाता, यानी 0.03 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अभी और जोड़ दीजिए, तो 57 में जब 0.03 जोड़ेंगे तो 1.6 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बन गया। बनाया नहीं?
जी 1.6 का ऑलरेडी है, मतलब बिना किसी ग्रोथ के। अब अगर सरकार आपको कुछ ग्रोथ देती है, कुछ वेटेज देती है 10%, 15%, 20%, 25, 30, 35, 40, 45, 50, अब इससे तो ज्यादा फिर बढ़ना, मुझे लगता है कि फिर वो हाइपर बोलना है तो फिर कितना ही बोल दो, है ना। तो अगर मांगने से ही केवल मिल जाए तो मैं तो कहूँगा 4 गुना कर दो, 5 गुना कर दो। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि सरकार एक बेसिकली आपको एक ग्रोथ फैक्टर देगी। वो 25% देती है, 30% देती है, क्योंकि पिछली बार जो दिया था वो 24% दिया था। ठीक है ना। तो मैं अगर मिनिमम मानता हूं कि अगर 24% भी देती है कम से कम, तो 60 में 24 और जोड़ दीजिए। हाँ, ये असल धरातल के पास है। अब उसमें कुछ फैक्टर हम बढ़ा लेते हैं, जैसे पहले 3 यूनिट की एक फैमिली होती थी, एम्प्लॉय, उसका स्पाउस और उसके 2 बच्चों को मिला के 1 यूनिट मानते थे, 3 यूनिट। अब हमने जो डिमांड की है वो 5 यूनिट की है, हमारे बूढ़े माँ बाप। तो 3 यूनिट से कितनी यूनिट? 5 यूनिट। अगर ये कंसीडर हो जाती है तो कितना परसेंट बढ़ गया? जहां 3 यूनिट की ऊर्जा निकालते थे हम कैलोरीज, वहां 5 लगभग दुगने से कुछ ही कम बचा। तो यानी कि ऑलमोस्ट अगर मान लीजिए कितना हुआ, 5 2 कितना परसेंट हुआ? 200/3 60%। तो 60% और से जोड़ दीजिए तो 2.2, 1.6 में 0.6 जोड़ दिया तो कितना हुआ? 2.2। कुछ हम और डिमांड कर रहे हैं, जैसे इंटरनेट की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि आज इंटरनेट पर हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, और हाई स्पीड इंटरनेट हर आदमी को कम से कम उसके पूरे परिवार को 2-3 हज़ार 5 हज़ार रुपए का खर्चा है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, समझिएगा, 18 महीने का जो डीएनएस अलाउंस हमें नहीं दिया गया। एक बार में तस्वीर क्लियर कर दूं, अगर देना होता तो इसमें दे देती सरकार। बिल्कुल सही बात। तो हमने ये कहा कि हमने डिमांड नहीं की उसकी, हमने कहा जो 18 महीने का जो डीए का जो एरियर है उसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में ऐड कर दीजिए। हम डीएनएस अलाउंस का आपको रखेंगे, अगर वो ऐड हो गया, हम कह रहे हैं 0.1, 0.2, 0.3 कुछ भी ऐड हो जाए तो वो हमें जिंदगी भर मिलेगा, उसका लाभ हमें जिंदगी भर मिलेगा। अगर 50,000 60,000 एरियर मिल गया वो हमारे किसी काम का नहीं। सही बात है। अगर वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में मिल गया तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा। तो वो हमारी डिमांड है और हमारी कोशिश है कि पहली बात तो अप्रैल में ही हमें उम्मीद है कि ऑफिशियल जो कमीशन है तो उसके मेंबर्स का गठन हो जाएगा और 5-7 महीने स्टडी में लगेंगे और डेफिनेटली हम 5-7 महीने के बाद 1 जनवरी 2026 को प्रॉपर पे कमीशन के लाभ ले पाएंगे। इसके लिए ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन पूरी ताकत, पूरी जान, पूरा जोश लगा देगा। आप लोगों के ऊपर है, जितने जिले के लोग आप यहाँ बैठे हैं, मुझे लग रहा है 40-50 जिले के तो जरूर लोग मौजूद हैं, कम ही है, चलो कम मान लेते हैं। जितने जिले के लोग हैं, क्योंकि एक आज हम राष्ट्रीय कार्यक्रम भी तय करेंगे। अंकुर जी ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन उत्तर प्रदेश को यहाँ से लीड करने वाले हैं बहुत जोश खरोश के साथ, क्योंकि इन्होंने शैक्षिक जन आंदोलन के रास्ते ये साबित किया है कि आज के दौर में अगर इस आंदोलन को, इस फेडरेशन को कोई पूरी शिद्दत और पूरे आत्मविश्वास और पूरी ईमानदारी के साथ अगर कोई अंजाम तक पहुंचा सकता है तो इसमें हमें कोई संदेह नहीं कि जो तेरा अंकुर त्रिपाठी ग्रुप होंगे और उनके कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे होंगे हमारे, क्योंकि अंकुर त्रिपाठी जी हमारे सबके बड़े भाई है, प्रदीप सरा जी और नीरज पटेल जी और तरुण भोला जी, ये 4 लोग उनके साथ में पूरी कदम तान मिला करके, मुझे लग रहा है तालियां जोर से बजनी चाहिए, धीरे बोल रही है। इसको भी हम लोग चर्चा करके फाइनल कर लेंगे और आज यहाँ से जो कमेटी बनेगी हमारी ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन की, जिसका यूटेक उत्तर प्रदेश अपने साथ हमारे साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, अमलदा मिशन कर रहा है, वो उसमें पूरी भूमिका में रहेंगे
और जहां जैसे हो सकेगा कि हमें इस संगठन को मजबूत करना है। आज हमारे साथ विशेष अतिथियों के रूप में उत्तर प्रदेश चतुश्रेणी कर्मचारी संघ के मुखिया श्री क्रांति सिंह जी मौजूद हैं। अच्छा, श्री रामनरेश यादव जी प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश चतुश्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार उनका भी जोरदार स्वागत है और तरुण भोला जी से कहूँगा एक बार माला पहना के उनका स्वागत करते। मैं इस मंच से आज जितने भी हमारे विशिष्ट अतिथि है, श्री रामलाल यादव जी, क्रांति सिंह जी, रामनरेश यादव जी और बड़े भाई जी संगठन के, और हमारे गुजर साहब, हेमंत गुजर साहब, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के जो कार्यकारी अध्यक्ष है, वर्किंग प्रेसिडेंट है। आपसे हमारी अपील रहेगी कि ऑल इंडिया एलपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन का आज पहला दिन है। आज से ये उत्तर प्रदेश की सरजमी पे खड़ा हो रहा है। हमें जब भी इस जिले में जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा नहीं पड़ेगी, बस तो हम लगा के देंगे आपको। हमें आपके लोग चाहिए होंगे बस भरने के लिए। आपसे हम 2-2 मिनट का उद्बोधन लेंगे और उद्बोधन में हम आपसे कमिटमेंट लेंगे कि अगली बार अगर हम दिल्ली कूच करेंगे तो उत्तर प्रदेश से कम 100 बसें पहुंचेगी वहां। तो हमारी तरफ से इतना ही था। वो छोटी कहानी जिस समय याद आ जाएगी, बहुत प्यारी सी कहानी थी, मैं भूल गया हूँ क्या मैं बोलने वाला था। उम्र का लग रहा है, तकाजा आ रहा है। अरे नहीं भैया, अभी बहुत सफर बाकी है। तो वो हम आपको जैसे ही रहेगा तो वो हम आपको जरूर सुनाएंगे। और अब हम चाहेंगे कि आप लोगों के साथ बातचीत कर लेंगे वहां पर पहुंच करके। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर सबसे आए। चाहेगा कोई नहीं, जो चला गया मैं मानूंगा कि उसे ना पेंशन चाहिए, ना वो जिम्मेदार है, ना सिंसियर है। और मैंने पहले कहा मुझे सिंसियर लोग चाहिए। हमारे यहाँ एक कहावत है, नादान दोस्त नहीं चाहिए, दोस्त चाहिए, होशियार दोस्त चाहिए। श्याम सागर जी है ना, नादानी हम लोग हमारे खून में है चूंकि, और इस नादानी की वजह से बहुत हर चीज बहुत लंबी हो जाती है। जो चीजें हमें 5 साल में मिल जानी चाहिए वो 15 साल में भी नहीं मिल पाती है। और हम फिर अलग जी प्लीज कोई सवाल है सर, जैसे एचआरए के बारे में हमें कुछ पूछना है। आएंगे आपके मुद्दे पर हम प्रॉपर डिस्कशन के बाद। उत्तर प्रदेश का एचआरए हमारे एजेंडे में है। यूपी वो भी परसेंटेज का हो जाएगा। हाँ, आपका एचआरए का जो मसला है वो हमारे एजेंडा में है उत्तर प्रदेश के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एचआरए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह नहीं मिलता है। हमारे यहाँ 10-20-30 का रेशियो चलता है। सिटी कैटेगरी ए बी सी, एक में 10%, दूसरे में 20%, 30%, लेकिन डीए जब 50% से ऊपर होता है और जब डीए 50% से नीचे होता है तो 9, 18 और 27 चलता है। तो हमारा ये एजेंडे में है आपका पॉइंट। और यही नहीं, मेडिकल पॉलिसी जो हमारे यहाँ सीजीएचएस होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, वो दोनों पॉइंट हमारे एजेंडा में है। यहाँ तक कि हम विचार कर रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में पॉसिबल हो तो हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस को भी कंसीडर करेंगे और इस बार पे कमीशन में उसको रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय ऑल इंडिया एलपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन, नेशनल मिशन फॉर वेलफेयर सर्विस। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बैठ करके चर्चा करेंगे, जिसके लिए मौजूद है आज के विशिष्ट अतिथि से माफी मांगेंगे, क्योंकि आज हम उनको यहाँ पर पूरा शाम तक पकड़ के रखेंगे और अंत में बुलवाएंगे कतई। हमें उम्मीद है कोई गुस्सा नहीं करेगा, कोई नाराज नहीं होगा। आज हमको ये बताना चाहते हैं कि हमारी कार्यप्रणाली का तरीका क्या है, हम लोग कैसे काम करते हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में कैसे काम करते हैं, लेकिन दिल्ली में हम ऐसे काम करते हैं कि हम पहले अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं कि हम क्या है, कौन है, क्या हासिल किया, क्या लेके आए और क्या एजेंडा है हमारा भविष्य का, कैसे लेकर के जाएंगे। और उसके बाद कार्यकारिणी का अनाउंस करेंगे। फिर हम अपने विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित करेंगे, उनको सुनेंगे, खाना खाएंगे। उसके बाद हमारा जो फाइनल हो जाएगा उसका अनाउंसमेंट करेंगे, तब टाटा बाय बाय करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।